जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पिछले सप्ताह आपने देखा कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में क्या क्या हुआ। आज बात करेंगे बंटवारे की। 15 अगस्त 1947 को केवल देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि भारत का बंटवारा भी कर दिया गया था। ऐसा बंटवारा जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की जान गई और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। ऐसा बंटवारा जिसमें हजारों माँ बहनों को जीते जी दोजख की आग में झोंक दिया गया। उस बंटवारे के कारण क्या थे और उस बंटवारे के जिम्मेदार कौन थे, आज ये तलाशने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया था। लॉर्ड कर्जन वायसराय होते थे। भारत में उसके विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चला। ऐसा आंदोलन चला कि अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उनको वो बंटवारा वापस लेना पड़ा। फिर क्या हुआ वर्ष 1947 में कि देश के टुकड़े हो गए और कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई विद्रोह की विरोध की आवाज नहीं। एक बंगाल के विभाजन पर इतना बड़ा आंदोलन हो सकता था तो 1947 में तो देश को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। बंगाल के टुकड़े किए थे, पंजाब के टुकड़े किए थे, देश के टुकड़े किए थे, पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कोई तो वजह रही होगी। गांधी जी तो कहते थे कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। फिर कैसे चुप रहे गांधी जी, कैसे खामोश रहे गांधी जी जब भारत का बंटवारा हुआ? कोई तो वजह रही होगी। उस वजह को आज तलाशेंगे। वर्ष 1924 में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास किया था। भूख हड़ताल की थी, वे उपवास कहा करते थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी वर्ष 1924 में 21 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। फिर 1947 में क्या हुआ? 1947 में बंटवारे के विरोध में उन्होंने उपवास क्यों नहीं किया? क्यों कोई आंदोलन नहीं हुआ इस देश में? आज ये भी तलाशेंगे। मैंने कभी लिखा था, लहर उठी थी यूं नफरत की, देश हमारा आंट दिया, एक जिस्म को 3 भाग में बेरहमों ने बांट दिया। हर नुक्कड़ पर मौत खड़ी थी, हर नुक्कड़ पर मौत खड़ी थी, जीवन का आधार गया। याद करो उस बंटवारे में क्या क्या भारत हार गया। साल 75 बीत गए हैं, अब भी संकट जारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है? पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है? जब लिखा था तो 75 साल हुए थे, अब 79 हो चुके हैं। और किसकी जिम्मेदारी है? आज इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। और ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1857 से। आज़ादी की पहली लड़ाई भारत लड़ रहा था। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लड़े थे। दुर्भाग्य से अंग्रेज उस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए और इसके बाद शुरू हुआ दमन का दौर। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं पर भी और मुसलमानों पर भी जमकर अत्याचार किए थे। उनकी शिकायत मुसलमानों से और ज़्यादा थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। तब एक पुस्तक लिखी गई सर सैयद अहमद द्वारा। वर्ष 1858 में ये पुस्तक आती है। नाम था असबाबे बगावते हिंद, यानी भारत में विद्रोह के कारण। आज इंटरनेट पर यह पुस्तक अवेलेबल है। उर्दू में लिखी गई थी तो उर्दू में भी अवेलेबल है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। archive.org पर आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसमें सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों का पक्ष रखने की कोशिश की थी और ये बताया था कि क्या क्या कारण थे 1857 के उस विद्रोह के। उसमें उन्होंने धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत कारण गिनाए थे। पर एक कारण विशेष उन्होंने जो बताया वो बेहद खतरनाक था। अपनी पुस्तक के पेज 50 और 51 पर सर सैयद लिखते हैं कि सरकार ने परस्पर विरोधी कौमों को, यानी हिंदू और मुसलमानों को, एक रेजिमेंट में भर्ती कर लिया और ये गलती की। ये परस्पर विरोधी कौमें एक रेजिमेंट में रहने से इनके बीच का भेद मिट गया, ये एक हो गए, इनमें भाईचारा हो गया, इनमें दोस्ती हो गई। वे लिख रहे हैं कि अगर मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग रेजिमेंट्स में रखा होता तो नया कारतूस लेने से मुसलमान मना नहीं करते। यानी जिस नए कारतूस जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि इस पर गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है, और उसके विरोध ने
उस क्रांति को जन्म दिया। सर सैयद कह रहे हैं कि ये विरोध नहीं होता अगर दोनों अलग रेजिमेंट में रहते। सर सैयद की इस राय ने, इस सलाह ने जैसे अंग्रेजों को उस ताले की चाबी दे दी थी जो खोले नहीं खुल रहा था अब तक। वर्ष 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और इसका प्रिंसिपल बनाया एक अंग्रेज को, नाम था थियोडोर बेक। ये थियोडोर बेक पूरी ट्रेनिंग लेकर आया था कि अलीगढ़ में जहर की खेती करूंगा, नफरत की खेती करूंगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसी खाई पैदा कर दूंगा जो किसी के पाटे से फिर पटे ना। वो सर सैयद अहमद जो किसी ज़माने में कहा करते थे कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, हिंदू और मुसलमान इसकी दो आंखें हैं, वो सर सैयद अहमद किस कदर बदल जाते हैं, इसका एक नमूना आपको देता हूँ। 16 मार्च 1888 का दिन है, मेरठ शहर है, नौचंदी का मेला लगा है। नौचंदी के मेले में सर सैयद मुसलमानों की एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, और वहाँ जो भाषण उन्होंने दिया इंटरनेट पर वो पूरा भाषण अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, पूरा भाषण पढ़ सकते हैं। मैं उसकी एक बानगी देता हूँ। यही थियोडोर बेक साथ में बैठे हैं वहाँ पे, और सर सैयद कह रहे हैं कि जिस दिन अंग्रेज अपनी सेना, अपनी शानदार सेना और शानदार तोपों को लेकर वापस इंग्लैंड चले जाएंगे, उस दिन इस देश में क्या होगा? क्या तुम लोग ये सोचते हो कि हिंदू और मुसलमान फिर दोनों मिलकर राज में हिस्सेदारी करेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। दोनों कौमों के बीच लड़ाई होगी, आखिरी लड़ाई होगी, और जो उस लड़ाई को जीतेगा राज वो करेगा। दो कौमों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की सभा पब्लिकली। और आगे क्या कहते हैं? ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम है, और ये बात भी ठीक है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान तो और भी कम है, लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी हिम्मत कम है। अपने हुकूक के लिए, अपने हितों के लिए हम लड़ेंगे और फतेह हासिल होगी। और अगर ऐसा नहीं कर सके तो हमारे भाई पठान वो उत्तर की पहाड़ियों से, पहाड़ी वादियों से उतरेंगे नीचे, और फिर अपनी सरहद से शुरू करके बंगाल के छोर तक खून की नदियां बहा देंगे हमारे लिए। 1888 आते आते सर सैयद इतना बदल चुके हैं कि अब हिंदू भाई नहीं हैं। जो किसी समय कहते थे कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन, हिंदू और मुसलमान दो आंखें, अब वो कहते हैं कि हमारे भाई पठान उठेंगे उधर से, अफगानिस्तान की ओर से, और फिर बंगाल के सिरे तक खून की नदियां बहा देंगे, जो जीतेगा राज वो करेगा। ये सर सैयद हो चुके थे। बहरहाल और आगे बढ़ती है कहानी। अंग्रेज अपना काम कर रहे हैं। 1905 में बंगाल का बंटवारा करते हैं, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। पूर्वी बंगाल में ढाका था, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता था। अब ये बंटवारा कर दिया, और इस बंटवारे का विरोध जब शुरू हुआ देश में, तो अंग्रेजों ने अब एक दूसरी दवा पिलानी शुरू की मुसलमानों को। उन्होंने कहा, देखो कोलकाता डेवलप्ड शहर है, पश्चिम बंगाल, बंगाल का पश्चिमी हिस्सा डेवलप्ड है, पूर्वी बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अलग प्रदेश बनेगा, पूर्वी बंगाल में डेवलपमेंट होगा, ढाका कैपिटल बनेगा, वहाँ डेवलपमेंट होगा, तो आपका डेवलपमेंट होगा। ये हिंदुओं की बातों में मत आना। और ऐसा हुआ। पूर्वी बंगाल के ज़्यादातर मुसलमान बंटवारे के पक्ष में हो गए, लेकिन पश्चिमी बंगाल में ऐसा नहीं था, और बाकी भारत में भी ऐसा नहीं था। 1906 में अंग्रेज मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं, ढाका में ही होती है।
अभी आंदोलन चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है उस बंगाल के बंटवारे के विरुद्ध, कांग्रेस आंदोलन कर रही है। और एक बात और बताऊं, यहाँ मज़ेदार बात है, 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसी वर्ष 1906 में ही कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो बाकी देश भर का मुसलमान बंगाल बंटवारे के पक्ष में नहीं था, पूर्वी बंगाल में ज़रूर ज़्यादातर ऐसा था। तो ये जो आंदोलन अब चल रहा है कांग्रेस का, स्वदेशी आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले और भी बहुत हैं। गांधी जी अभी नहीं आए हैं, ध्यान रहे, गांधी जी भारत में 1915 में आते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन कांग्रेस कर रही थी और साथ में क्रांतिकारी भी अपना काम कर रहे थे। अमर बलिदानी खुदीराम बोस फांसी चढ़ रहे थे। अंग्रेजों को झुका दिया था इन्होंने दिसंबर 1911 में, जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ दिल्ली आए, दिल्ली में उनका दरबार लगा, तो उस दरबार में उन्होंने घोषणा की कि हम बंगाल विभाजन को वापस लेते हैं। साथ साथ राजधानी भी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होने की घोषणा उन्होंने की थी। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने सारा जोर लगा के बंगाल विभाजन के विरुद्ध खड़े आंदोलन को वो दबा नहीं सके थे। और एक और काम उन्होंने किया था, वर्ष 1909 में देश के मुसलमानों को उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का भी दाना चुगाया। ये क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट? जैसे आज चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभाओं के, तो कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अब कोई सीट मान लीजिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो वहाँ से कैंडिडेट तो एससी एसटी समाज से ही होंगे, लेकिन वोटर तो सभी है ना। अगर मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर रिजर्व्ड है, कैंडिडेट वहाँ से एससी हैं, लेकिन वोटिंग राइट तो सभी को है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा और जहर की नई फसल तैयार की थी अंग्रेजों ने कि देश की ये इतनी सीट रिजर्व कर दी हमने मुसलमानों के लिए, और ये रिजर्वेशन ऐसा है कि यहाँ कैंडिडेट भी मुसलमान और वोटर भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होगा, हिंदू को वहाँ वोटिंग राइट नहीं होगा। तो बिल्कुल कहा कि ये दोनों तो बिल्कुल अलग हैं, इनके कैंडिडेट अलग, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग, इनके वोटर अलग, हिंदुओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग, इनके वोटर अलग, इनके कैंडिडेट अलग। ये सारे नफरती काम करने के बावजूद अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया इस देश ने। बंगाल बंटवारा उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन 1947 का इतना बड़ा बंटवारा और कोई आंदोलन नहीं, क्या वजह रही, उस पर आते हैं। वर्ष 1947 में देश का बंटवारा हो गया और कोई आंदोलन नहीं चला। गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में 18 बार बड़े उपवास किए। वैसे 18 से ज़्यादा बार का भी विवरण मिलता है अपने को, पर मैं मेन 18 उपवासों की बात करता हूँ। यानी कि 18 बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, फास्ट एंड टू डेथ किया कई बार। तो वर्ष 1924 में, जैसा मैंने पहले बताया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही किया था। इन 18 बार के उपवासों में से, 18 बार की हंगर स्ट्राइक्स में से 16 बार देश की आज़ादी, देश के बंटवारे से पहले, और 2 बार बंटवारे के बाद उन्होंने किए। बंटवारे के बाद यानी आज़ादी के बाद 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 1947 में जब वो कोलकाता में थे, बेलिया घाट में, वहाँ जब हैदरी मंजिल में बैठ के वो हिंदू मुस्लिम के बीच में प्यार रहे, प्यार बने, उसके लिए कर रहे थे। और इसके बाद वो दिल्ली आ गए, तो जनवरी 1948 में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चला, 5 दिन चला था, 18 को तो समाप्त हो गया था। फिर वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने अनशन किया। बंटवारे के बाद भी 2 बार किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। बंटवारे से पहले जब बंटवारा हो रहा था, माउंटबेटन जब इस देश को टुकड़े कर रहे थे, तब गांधी जी ने उपवास क्यों नहीं किया? 15 अगस्त 1947 को एक दिन का उपवास रखा था उन्होंने, कोलकाता में बैठ के उस दिन उपवास रखा था। लेकिन वो तो बंटवारे के बाद हुआ, वो भी अगर एक दिन की बात करें तो।
क्यों कोई उपवास नहीं हुआ? क्या कारण थे? कांग्रेस इतना बड़ा संगठन था वर्ष 1947 में, तो बंगाल विभाजन के समय तो बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था। गांधी जी तो कांग्रेस का इतना विस्तार किए थे, गांव गांव तक, घर घर तक कांग्रेस पहुंच चुकी थी। फिर क्यों आंदोलन खड़ा नहीं कर दिया? एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस में, दिग्गज नेता थे। गांधी जी के अलावा भी जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कितने थे। किसी ने भी कोई आंदोलन नहीं किया। क्यों? इसका उत्तर अपने को मिलेगा एक लेनार्ड मॉसले की लिखी किताब द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज में, और दूसरा 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स में। लेनार्ड मॉसले ने 1961 में एक पुस्तक लिखी द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। इसके पेज 49 पर जाइएगा और देखिए 1961 में ये पुस्तक आती है। जैसा मैंने बताया 1964 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत होता है, यानी कि उनके जीवन काल में ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी। लेनार्ड मॉसले ने जवाहरलाल नेहरू को भी इंटरव्यू किया था इस पुस्तक के संबंध में। और पेज 49 पर लेनार्ड मॉसले लिख रहे हैं कि जब मैंने पूछा जवाहरलाल नेहरू से इसके बारे में, तो उन्होंने कहा, वी वर ऑल टायर्ड मैन, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू जेल अगेन। हम थके हुए लोग थे, हम दोबारा जेल जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या थके हुए लोगों का निर्णय था? 1947 में ये ऐसा कैसे थक गए कि अब दोबारा जेल जाने को तैयार नहीं थे? और वो गांधी जी जो कहते थे मेरी लाश पर बनेगा पाकिस्तान, वो भी कैसे खामोश हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू की थकान हो या गांधी जी की खामोशी हो, इसका उत्तर मिलेगा 1946 के प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स में। वर्ष 1946 के शुरू में प्रोविंशियल असेंबलीज के चुनाव होते हैं देश में, और दो बड़े कंटेंडर कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। हालांकि छोटी छोटी कुछ और पार्टियां भी थी। कांग्रेस क्या कह के चुनाव लड़ रही थी? कांग्रेस ये कह के चुनाव लड़ रही थी कि यदि आप एक भारत देखना चाहते हैं, अखंड भारत देखना चाहते हैं, यदि आप एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, पंथ के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, वो भारत जो हिंदू का भी होगा, मुस्लिम का भी होगा, सिख ईसाई का भी होगा, यदि आप ऐसा भारत चाहते हैं, ऐसा स्वतंत्र भारत चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। दूसरी ओर मुस्लिम लीग, वो क्या कह के वोट मांग रहे थे? जिन्ना देश भर में घूम रहे थे, अलग अलग प्रांतों में जा रहे थे, शहरों में जा रहे थे, और जिन्ना क्या कह रहे थे कि यदि आप पाकिस्तान देखना चाहते हैं, यदि आप मुसलमानों के लिए होमलैंड देखना चाहते हैं, तो फिर आप मुस्लिम लीग को वोट दीजिए। तो मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी खुलेआम सरेआम, केवल एक ही बात को लेकर, यदि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को वोट दीजिए। अब पाकिस्तान बनेगा कहाँ? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे लौटिए। लाहौर रेजोल्यूशन जो मुस्लिम लीग ने किया था मार्च 1940 में, 22 मार्च से लेके 24 मार्च 1940 तक लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, और वहाँ पहली बार मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम देश की मांग रखी, और मांग ही नहीं, उसके लिए प्रस्ताव पास किया था। बंगाल के एक नेता होते थे मुस्लिम लीग के, फजलुल हक, उन्होंने वो प्रस्ताव पेश किया और वो प्रस्ताव वहाँ पास हुआ। लाहौर डिक्लेरेशन उसको कहा जाता है, लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि उसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। वहाँ आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल करके देखिए, वो रेजोल्यूशन जो मुस्लिम लीग ने 1940 में पास किया, उसमें लिखा गया था कि भारत के पश्चिम में और पूर्व में वो एरियाज़ जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं और कॉन्टिग्यूअस हैं, वो एक दूसरे के साथ लगते जो प्रांत हैं पश्चिम में और पूर्व में,
वहाँ अगर कुछ थोड़ी बहुत बाउंड्री एडजस्टमेंट भी करनी पड़े तो भी करें, पर इन प्रांतों में इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स बने मुस्लिम्स के लिए। यानी पश्चिम भारत में वो पाकिस्तान देख रहे थे और पूर्वी भारत में पाकिस्तान देख रहे थे। पश्चिम भारत के कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिम भारत में पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। और पूर्व में बंगाल था, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। वो आसाम पे भी आसाम की भी मांग कर रहे थे, हालांकि पूरा आसाम मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं था, वो हिंदू मेजॉरिटी था, लेकिन कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इसलिए शायद वो कह रहे थे कि भाई बाउंड्रीज़ की एडजस्टमेंट ज़रूरत हो तो कर ले। तो देखें, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने जिस पाकिस्तान का निर्णय लिया वो भारत के पश्चिम क्षेत्र में बन रहा था और भारत के पूर्वी क्षेत्र में बन रहा था। भारत के बाकी किसी हिस्से में पाकिस्तान का कोई सवाल ही नहीं था। मुस्लिम लीग की भी ऐसी कोई मांग नहीं थी। अब वर्ष 1941 में मार्च के ही महीने में जिन्ना कानपुर पहुंचते हैं और कानपुर उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हुजूर, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान बनेगा उन प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं। तो वो मेजॉरिटी में तो पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन 4 प्रांतों में तो पश्चिम में है और पूर्व में देखें तो बंगाल में है। तो पाकिस्तान यदि आप वहीं बना रहे हैं तो फिर हम लोग, कानपुर की बात है, हम लोग संयुक्त प्रांत के रहने वाले लोग, अब संयुक्त प्रांत ही आज उत्तर प्रदेश है, उस समय इसको संयुक्त प्रांत कहा करते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा करते थे। तो कि हम यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं और देश के दूसरे हिस्सों के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका क्या होगा? यहाँ तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो 30 मार्च 1941 को जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दी और इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वो स्टेटमेंट स्वयं पढ़ लीजिए। जिन्ना कहते हैं, in order to liberate 7 crore Muslims of Muslim majority areas, I am prepared to perform the last ceremonies of martyrdom if necessary. Let 2 crore Muslims be smashed. यानी कि उन 7 करोड़ मुसलमानों को आज़ाद कराने के लिए जो उन प्रांतों में रहते हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, मैं उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, उनका फातिहा पढ़ने को तैयार हूँ जो उन प्रदेशों में रहते हैं जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो कमाल की बात देखें, वर्ष 1941 में जिन्ना इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि पश्चिम भारत के इन 4 प्रांतों को छोड़ दें और पूर्वी भारत के बंगाल को छोड़ दें तो बाकी सारे भारत के मुसलमानों के लिए मेरे पास कोई योजना नहीं है। वो अपने भाग्य पे स्वयं निर्णय लें, मैं उनकी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ऐसे 2 करोड़ मुसलमानों की मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तो जिन्ना उनकी कुर्बानी देने को तैयार थे। ये सब जानते हुए वर्ष 1946 में जब प्रोविंशियल असेंबलीज़ के चुनाव होते हैं तो क्या हुआ? पूरे भारत के मुसलमानों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ दें। एक बार को एक प्रांत जहां लगभग 90% मुसलमान थे, उस एक प्रांत को छोड़ दें तो बाकी सारे भारत के मुसलमानों ने एक तरफा मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के लिए वोट कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत देश में कुल 492 सीट्स रिजर्व थी अलग अलग प्रांतों में मुस्लिम्स के लिए। इन 492 में से 428 सीट्स पर मुस्लिम लीग को जीत मिली थी। बाकी कई सारी और छोटी छोटी पार्टियां भी थी और कुछ कांग्रेस के भी हिस्से में आई थी। जैसा मैंने कहा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ कुल 38 सीटें रिजर्व थी। उन 38 में से 17 मिली थी मुस्लिम लीग को और बाकी आई थी कांग्रेस के हिस्से में। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ दें तो बाकी देश भर में कहीं भी कांग्रेस को मुसलमानों का कोई समर्थन नहीं मिला 1940 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में। स्टेट्स देख लेते हैं प्रोविंसेस वाइज
किस प्रोविंस में, किस प्रांत में उन रिजर्व्ड सीटों में से किसके हिस्से कितनी आई थी। देखें, आसाम कुल 34 सीट्स रिजर्व थी सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत। इन 34 में से 31 मुस्लिम लीग के हिस्से में। बंगाल 122 122 और इन 122 में से 116 सीटें मुस्लिम लीग के हिस्से में। अब बंगाल को चलिए एक बार छोड़ दें, चूँकि मुस्लिम लीग जहाँ पाकिस्तान बना रही थी उसमें बंगाल भी एक जगह थी, तो हो सकता है जज्बाती हो के लोगों ने पाकिस्तान के लिए, वहाँ के लोगों ने कि चलिए ये हमारा एक अलग देश बनेगा, वोट कर दिया हो। बाकी का क्या हुआ, बिहार में तो पाकिस्तान नहीं बनना था। 40 में से 34 सीटें मुस्लिम लीग के हिस्से आई। बॉम्बे 30 में से 30। बॉम्बे एक प्रोविंस होता था, प्रांत होता था। आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात अलग प्रांत तब नहीं थे। उस प्रांत को, उस प्रोविंस को बॉम्बे कहा जाता था। वहाँ 30 सीटें रिजर्व थी, 30 की 30 मुस्लिम लीग के हिस्से में। यानी महाराष्ट्र और गुजरात में रहने वाले जो मुसलमान थे, एक भी सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई, किसी और के हिस्से में भी नहीं। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, आज जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, ज़्यादातर इसका हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस में आता था। वहाँ कुल 14 सीटें रिजर्व थी, 14 में से 13 मुस्लिम लीग के हिस्से में। मद्रास 28 में से 28। आज तमिलनाडु है, उस ज़माने में मद्रास एक प्रोविंस होता था, प्रांत होता था, तमिलनाडु अलग प्रांत नहीं था। और वहाँ 28 सीटें रिजर्व थी सेपरेट इलेक्टोरेट में। 28 की 28 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का मैंने बता ही दिया आपको कि 38 में से 17 ही मुस्लिम लीग के हिस्से में आई थी। ओडिशा आज का 4 सीटें रिजर्व थी, चारों की चारों मुस्लिम लीग के हिस्से में। पंजाब में 88 में से 75 और सिंध में 34 में से 28। चलिए इन दोनों प्रांतों को भी हम छोड़ देते हैं, चूँकि यहाँ भी मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना रही थी, तो इन लोगों ने भी मान लें एक बार मज़हब के नाम पे वतन बनाने के, एक देश बनाने के लिए वोट कर दिया हो। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, आज उत्तर प्रदेश, वहाँ 66 सीटें रिजर्व थी, 66 में से 54 सीटें मुस्लिम लीग के हिस्से में आई थी। तो देखें, वर्ष 1946 के उन प्रोविंशियल इलेक्शंस में देश भर के मुसलमानों ने सिवाय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। भारी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग को जिता दिया, 492 में से 428 सीटें देके। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि गांधी जी की और कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बहुत कमज़ोर हो गई। अब ये लोग अंग्रेज सरकार के सामने दम ठोक के ये बात नहीं कह सकते थे कि कांग्रेस भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस भारत के सभी भाषा, जाति, प्रांत, पंथों के लोगों की बराबर रिप्रेजेंटेशन करती है। और एक और देखिए कमाल की बात तो ये कि वर्ष 1940 से लेके 1946 तक लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पिछले 6 साल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष चले आ रहे थे और इतने लंबे समय तक कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा था। इसके बावजूद मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, मौलाना आज़ाद के नाम पे भी वोट नहीं डाली और मुस्लिम लीग की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी। अब जिना जाकर जब कहते हैं अंग्रेज सरकार से कि इस देश के मुसलमानों के असली रिप्रेजेंटेटिव हम हैं और क्या चाहते हैं इस देश के मुसलमान, ये मुस्लिम लीग को मिली चुनावी सफलता से साफ पता चल जाता है। और इसके विरुद्ध यदि आप कोई निर्णय करेंगे तो देश में सिविल वार होगी। ये खुले बोल रहे थे, जिन्ना बार बार बोल रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। तो इन परिस्थितियों में अब कोई चारा रह नहीं जाता और इसके साथ कम्युनल राइट्स हो रहे हैं देश भर में। अगस्त 1946 में कोलकाता की वो देखें मास किलिंग्स, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी 16 अगस्त 1946 को, और बंगाल में तो मुस्लिम लीग की सरकार थी, सोहरावर्दी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। 4 दिनों में लगभग 5000 निर्दोष लोग मारे गए थे कोलकाता में। और सिर्फ कोलकाता में ऐसे हुआ हो ऐसा नहीं है,
उसके बाद नोआखली में हुआ, जहां भारी संख्या में हिंदू मारे गए, और बिहार में इसके उलट हुआ, बिहार में भारी संख्या में मुसलमान मारे गए। उसके बाद आगे चल के गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, वहाँ बहुत सारे मुसलमान मारे गए। अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। मार्च 1947 में रावलपिंडी में, वहाँ बहुत सारे सिख मारे गए। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, पाकिस्तान मूल के ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, स्वीडन में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहे हैं, वर्षों से प्रोफेसर रहे हैं वहाँ पे। उनकी एक पुस्तक है, बहुत ही एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क है, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेल्योर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। आप पढ़ें इस पुस्तक को, ये सारे स्टैटिस्टिक्स भी वहाँ दे रखे हैं। उनके अनुसार मार्च 1947 के उन दंगों में जो रावलपिंडी में हुए, लगभग 5 से 7 हज़ार सिख मार दिए गए। तो एक तरफ देश में ये कम्युनल वायलेंस चल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस बात करे कि नहीं नहीं भारत का बंटवारा नहीं, तो अंग्रेज कहें कि भैया तुम किसकी बात कर रहे हो, इस देश के मुसलमानों ने तुमको तो वोट नहीं किया, तुम किन की बात कर रहे हो। और यहाँ एक बात और अपने को गौर करनी चाहिए। आज हो सकता है कुछ मेरे मित्रों को ये शिकायत होगी कि देखें जी, ये जो वीडियो, ये तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप मुसलमानों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, हमारे अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। और देखें, समझदार व्यक्ति तो वो होता है जो दूसरे की गलती से सबक ले ले, वो भी बढ़िया जो अपनी गलतियों से सीख ले, और जो ना अपनी गलतियों से सीखे ना दूसरों की, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो बार बार वही गलतियां दोहराएगा और फिर वही परिणाम आते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात अपने को यहाँ देखने की और समझने की है। जैसा मैंने पहले भी कहा, 1946 के उन चुनावों में केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही तो नहीं लड़ रहे थे, और भी छोटी मोटी कई सारी पार्टियां थी। हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन देश के हिंदुओं ने हिंदू महासभा पर भरोसा नहीं किया, हिंदू महासभा को वोट नहीं दिया, पूरी तरह खारिज कर दिया था हिंदू महासभा को। हिंदुओं ने निर्णय लिया कि कांग्रेस देश हित में है, कांग्रेस को वोट दिया। यही निर्णय यदि उस दिन भारत के मुसलमान भी ले लिए होते और मुस्लिम लीग को वोट देने की बजाय कांग्रेस को वोट दे दी होती, तो गांधी जी हों चाहे कांग्रेस के दूसरे नेता हों, अब वो अंग्रेज़ों के साथ बार्गेन कर सकते थे। एक तरफ वो निराशाजनक चुनावी परिणाम, और दूसरी तरफ देश भर में हो रहे लगातार दंगे, कांग्रेस की हिम्मत टूट गई थी। उन दिनों देश की स्थिति कैसी थी, इसका अनुमान बड़ी आसानी से लगा सकते हैं हम गांधी जी के एक पत्र से। वैसे उन्होंने बहुत पत्र लिखे और बहुत बार अपनी उस पीड़ा को लोगों के सामने उन्होंने रखा है। 1 जून 1947 को वो एक पत्र में लिख रहे हैं कि आज मैं अपने आप को बिल्कुल नितांत अकेला पाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, वो दोनों ऐसा मानते हैं कि देश की स्थिति के बारे में मेरी जो समझ है वो एकदम गलत है। उनका ये कहना है कि यदि बंटवारा हो गया तो देश में शांति लौट आएगी। गांधी जी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। और देखें, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये मान चुके हैं कि बंटवारे के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है देश में कम्युनल राइट्स को ख़त्म करने का। इसी पत्र में आगे गांधी जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता वो दिन देखने के लिए मैं जीवित रहूं। मैं अपनी पीड़ा, अपना कष्ट किसे दिखाऊं, किसे बताऊं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां इस बंटवारे के लिए मुझे कोसें, मुझे उत्तरदायी ठहराएं। उस आज़ादी को, भारत के बंटवारे की कीमत पे मिलने वाली आज़ादी को गांधी जी वुडन लोफ कहते हैं, लकड़ी की रोटी कहते हैं। कहते हैं ये आज़ादी तो लकड़ी की रोटी के समान है, जिसे खाएं तो भी मरेंगे और नहीं खाए तो भूख से मरेंगे। खाएंगे तो ये लकड़ी मार डालेगी और नहीं खाएंगे तो भूख मार डालेगी। इसी पत्र में गांधी जी बादशाह खान की भी चर्चा करते हैं। कौन थे बादशाह खान? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। पठान, बहादुर पठान, 6.25 साढ़े 6 फीट लंबे चौड़े गांधी जी के अनुयायी। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुसलमानों को गांधी जी के रास्ते पर चला दिया था।
जो ज़िंदगी भर तीर और तलवार के साथ जिए थे, वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि वर्ष 1946 के उन चुनावों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इकलौता वो प्रांत था जहां के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग पर, जिन्ना पर भरोसा नहीं किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ये गांधी जी के पीछे खड़े थे। 38 रिजर्व्ड सीटों में से केवल 17 गई थी मुस्लिम लीग के हिस्से में। तो अब हुआ क्या? गांधी जी ने जब घुटने टेक दिए तो खान अब्दुल गफ्फार खान की हालत क्या होगी? गांधी जी ने देश से वादा किया था, बादशाह खान से वादा किया था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, पर वो तो हार गए। बादशाह खान फूट फूट कर रोए थे। बादशाह खान ने गांधी जी से कहा था, आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। कौन थे वो भेड़िए? जिन्होंने पाकिस्तान अलग बना लिया था। उनको पता था कि मुस्लिम लीग को उन्होंने वोट नहीं दिया है, और अब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जब पाकिस्तान का हिस्सा होगा तो जिन्ना और जिन्ना के समर्थक क्या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे? और उनका अनुमान सच निकला था। स्वयं बादशाह खान को सालों साल जेल में सड़ाया था उन्होंने। वर्ष 1988 में उनकी मृत्यु हुई थी पेशावर में, और दफन हुए थे अफगानिस्तान के जलालाबाद में। भारत ने, मुझे यदि सही याद है तो वर्ष 1987 में बादशाह खान को भारत रत्न भी दिया था। आखिरी सांस तक वो भारत को अपना ही देश मानते रहे थे। तो देखें जी, 1946 के उन चुनाव परिणामों ने एक और इतनी ताकत दे दी जिन्ना को कि वो बार्गेन अब कर पा रहे थे, और अंग्रेज़ तो चाहते थे कि देश के टुकड़े हों। तो अंग्रेज़ों को उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी इस भारत के बंटवारे के लिए, वो वोट दे के। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, इससे पहले 1937 में भी तो चुनाव हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज़ के। तब देश भर में हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी कांग्रेस का साथ दिया था। मुस्लिम लीग की आप देखें गूगल करके, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई थी। और क्यों ऐसा हुआ होगा? 1937 तक मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की बात नहीं कर रही थी। वो चुनावी जो उनका घोषणा पत्र 1937 का था वो देख लें। लेकिन 1937 के उन चुनावों में मिली हार से निराश जिन्ना ने फिर पैंतरा बदल लिया था। और फिर जैसा मैंने बताया 1940 की वो लाहौर डिक्लेरेशन, और फिर 1946 के चुनाव में खुलेआम पाकिस्तान के लिए वोट मांगना, वो हालात ऐसे हो गए। और वो कम्युनल राइट्स जो देश भर में लगातार हो रहे थे, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, और गांधी जी नहीं रोक पा रहे थे, गांधी जी हार गए। ये कहानी बहुत लंबी है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कई और पात्र भी हैं, गलतियां कुछ और लोगों से भी हुई होंगी। वो जिन्ना जिन्हें कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया था, जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करने की बजाय कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो जिन्ना आखिरकार इतने कट्टर हो कैसे गए? इन सब बातों पर बात करेंगे, इन सब विषयों की बात करेंगे, पर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।